हेलो एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था मेज़ की डिजीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंडनट की डिजीज कि ग्राउंडनट में यानी कि जो आपकी मूंगफली है, मूंगफली में कौन कौन से रोग आते हैं, क्या क्या उनके लक्षण हैं और कैसे उसके हम मैनेजमेंट या प्रबंधन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा एक पैटर्न है कि सबसे पहले हम लिस्ट पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है, वो देख लेते हैं। कौन कौन सी डिजीज ग्राउंडनट में आती है, कौन कौन से रोग मूंगफली में आते हैं, और उसके बाद में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी मूंगफली है, ग्राउंडनट है, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है? टिक्का डिजीज। जो आपकी टिक्का डिजीज है ये आपके ग्राउंडनट में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? पर्णपत्ती रोग, मतलब कि लीफ स्पॉट। जो आपकी लीव्स के ऊपर स्पॉट आ रहे हैं, जो पत्तों के ऊपर धब्बे आ रहे हैं, बेसिकली ये स्पॉट डिजीज है, लीफ स्पॉट डिजीज है। इसका नाम क्या है? टिक्का डिजीज। अब देखते हैं, टिक्का जो है आपका दो टाइप का है ना। सर्कोस्पोरा की वजह से ये होता है। जो आपका सर्कोस्पोरा है वो क्या है? फंगस है, यानी कि कवक है। तो जो सर्कोस्पोरा है, दो जो स्पीशीज है वो अलग अलग टाइप के लीफ स्पॉट बनाती हैं, है ना। एक है आपके पास सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला और दूसरी है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम। तो देखते हैं अब इसमें से कौन से डिजीज होती हैं। तो सबसे पहले अर्ली लीफ स्पॉट या फिर अर्ली टिक्का स्पॉट। तो नाम से पता चल रहा है अर्ली का क्या मतलब है? जल्दी आएगा, है ना। तो जो अर्ली लीफ स्पॉट है या फिर अर्ली टिक्का स्पॉट है वो किसकी वजह से होता है? सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला की वजह से होता है। दूसरा है लेट लीफ स्पॉट या फिर लेट टिक्का स्पॉट। तो जो लेट लीफ स्पॉट है वो आपका थोड़ी लेटर स्टेज पे आएगा, बाद के हफ्तों में आएगा। तो किसकी वजह से होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम की वजह से होता है ना। तो इसके लिए जो सेक्सुअल स्टेजेस है हमारे पास वो क्या है? माइकोस्फेरेला स्पीशीज। इन दोनों के लिए क्या है? आपकी टीलियोमॉर्फ स्टेज है या फिर सेक्सुअल स्टेज है। अब आपने कैसे याद रखना है कि अर्ली लीफ स्पॉट या अर्ली टिक्का स्पॉट का पैथोजन कौन सा है और लेट का पैथोजन कैसे याद रख सकते हैं? नाम में देखिए लिखा है सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। तो पहले ही ये जो अर्ली और अरेकिडिकोला है, अर्ली और अरेकी सेम आपका प्रोनाउंस कर रहा है, तो वैसे याद रख सकते हैं। या फिर आप कैसे याद रख सकते हो कि अरेकिडिकोला लिखा है, कोला का मतलब है कल, और यहाँ पे पर्सोनेटम लिखा है तो पर्सोनेटम से आप परसों याद रख सकते हो। तो कल जल्दी आएगा, परसों लेट आएगा। तो ये जो आपका कल वाला है, जो अरेकिडिकोला है, ये आपका क्या है? अर्ली लीफ स्पॉट है या फिर अर्ली टिक्का स्पॉट है। और जो आपका पर्सोनेटम है, जो लेट वाला है, वो कौन सा है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, जो आपका लेट टिक्का स्पॉट या फिर लेट लीफ स्पॉट है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो पैथोजेंस के नाम कि कौन सा आपका लेट है और कौन सा आपका अर्ली टिक्का स्पॉट है। अब इसके बाद में है रस्ट। रस्ट को बोल देते हैं गेरुआ रोग। तो जो आपका गेरुआ रोग है, जो आपका ग्राउंडनट में किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया अरेकिडिस की वजह से होता है। अब ग्राउंडनट का नाम है इसीलिए अरेकिडिस यहाँ पे साथ में यहाँ पे स्पीशीज आ जाएगी। तो जो आपका रस्ट है वो किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया अरेकिडिस की वजह से होता है या फिर गेरुआ रोग जिसको बोलते हैं। अगला है कॉलर रॉट। तो आपको पता है कॉलर रॉट किसकी वजह से होता है? एस्परजिलस स्पीशीज की वजह से होता है, या फिर इसको जड़ गलन रोग भी बोल देते हैं, है ना, गल सड़न रोग। तो ये क्या है? बेसिकली एस्परजिलस स्पीशीज की वजह से होता है, एस्परजिलस नाइगर की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पॉटेड विल्ट और बड नेक्रोसिस। तो ये जो आपका स्पॉटेड विल्ट है या फिर जो बड नेक्रोसिस है, ये किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो ये जो आपका स्पॉटेड विल्ट है या फिर बड नेक्रोसिस है, इसके लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है? टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। उसके बाद में है ग्राउंडनट रोजेट।
तो ग्राउंडनट रोजेट किसकी वजह से होता है? ग्राउंडनट रोजेट वायरस की वजह से होता है। अगला है ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस डिजीज। तो ये जो आपका ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस डिजीज है, ये किसकी वजह से होता है? ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस की वजह से होता है। इसको हम कली उत्क्षय डिजीज भी बोल देते हैं, है ना, कली उत्क्षय रोग भी बोल देते हैं। तो किसकी वजह से होगा? ये आपका वायरस की वजह से होगा, यानी कि आपके विषाणु की वजह से होगा। तो आप देख सकते हैं जहां पे है ग्राउंडनट रोजेट, वहां पे डिजीज का नाम वही है, आगे वायरस लग गया है। उसके बाद में ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस, तो वहां पे भी ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस लग गया है। आगे पीनट क्लम्प डिजीज, तो उसके आगे क्या लग गया है? पीनट क्लम्प वायरस लग गया है। अगर इंडियन पीनट क्लम्प डिजीज लिखा है तो इंडियन पीनट क्लम्प वायरस आपका होगा। उसके बाद में है, अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि टिक्का डिजीज बेसिकली है क्या। उसके बाद में हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों के सिम्टम में, इन दोनों के लक्षणों में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टिक्का डिजीज, यहां से पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप बोलते हो कि लाइन टू लाइन बताना है, तो यहां से देख लेते हैं, फिर आपको आराम से बताएंगे। द डिजीज अकर ऑन ऑल अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट, मोर सीवियरली ऑन द लीव्स, कि ये जो बीमारी है जो आपके अबव ग्राउंड पार्ट है, जो ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट्स हैं, उनके ऊपर आएगी। ज्यादातर ये पत्तों पे आती है ना, लीफ स्पॉट है तो ये पत्तों के ऊपर ज्यादातर आएगी। द लीफ सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय टू पैथोजेंस कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय अपीयरेंस, स्पॉट कलर एंड शेप्स। बोथ द फंजाई प्रोड्यूस लीजन्स आल्सो ऑन पिट्यूल, स्टेम एंड पेड्स। यहाँ पे लिखा गया है कि जो दोनों पैथोजन हैं, इन दोनों के जो आपके सिम्टम आते हैं, उसको हम उनको देख के पता लगा सकते हैं। जो आपका स्पॉट है उसकी शेप देख सकते हैं कि किस तरह का धब्बा बना हुआ है और क्या उसका कलर है। तो उसके बेसिस पे हम इनको बता सकते हैं कि कौन कौन से स्पॉट किसका है, लेट डिजीज का है या फिर अर्ली डिजीज का है। अगला है द लीजन प्रोड्यूस्ड बाय बोथ स्पीशीज कोएलिस एज इन्फेक्शन डेवलप्स एंड सीवियरली स्पॉटेड लीव्स शेड प्रीमेच्योरली, कि क्या होगा कि जो धब्बे बने हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा, पकने से पहले ही जो आपकी लीव्स हैं वो नीचे गिर जाएंगी। द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ नट्स आर ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड इन सीवियर इन्फेक्शन, कि अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो क्वालिटी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके टेबल के हिसाब से कैसे आपको याद रखना है अर्ली और लेट में, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले अर्ली लीफ स्पॉट, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया किसकी वजह से होता था, ये सर्कोस्पोरा की स्पीशीज की वजह से होता था। किसकी वजह से? अरेकिडी कोला की वजह से। दूसरा बताया लेट लीफ स्पॉट किसकी वजह से होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम की वजह से होता है। अब देखो, जिसका अर्ली इन्फेक्शन होगा, जो पहले ही इन्फेक्शन करेगा, यानी कि जो 2 से 4 हफ्तों में इन्फेक्शन करेगा, तो वो है आपका अर्ली इन्फेक्शन। और जो आपका लेट इन्फेक्शन होगा वो आपका 6 से 8 हफ्तों में होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो अर्ली इन्फेक्शन होगा वो लगभग 1 महीने वाले के ऊपर होगा, और जो आपका लेट इन्फेक्शन होगा वो लगभग 2 या 1.5 महीने वाले पे होगा, है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो शेप है, हमने अभी पढ़ा कि शेप जो आपके स्पॉट की शेप है, जो धब्बों की शेप है, उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं। तो देखो, जो आपका अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें सर्कुलर से इरेगुलर स्पॉट्स बनते हैं, है ना, और जो लेट लीफ स्पॉट है उसमें यूजुअली सर्कुलर स्पॉट बनते हैं। तो जो आपका अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें अनियमित धब्बे बनेंगे, और जो आपका सर्कुलर है उसमें नियमित धब्बे बनेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसके जो आपके सिम्टम्स है वो कौन से पार्ट के ऊपर आएंगे। तो लीफ सरफेस जिसके ऊपर उसके सिम्टम्स आएंगे और कैसे दिखेंगे। अगर हम बात करते हैं लीव्स के अपर सरफेस की, ऊपर वाले हिस्से पे जो सिम्टम आएंगे मोस्टली वो किसके आएंगे? अर्ली लीफ स्पॉट के आएंगे। लेट लीफ स्पॉट के मोस्टली जो नीचे वाली लीफ का हिस्सा है उस पे उसके सिम्टम आते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में आएंगे। क्या होती है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स? जिनका सेंटर सेम होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसका कलर क्या होगा स्पॉट का। अब हमने पीछे पढ़ा था ना कि कलर के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि अर्ली आपका टिक्का स्पॉट है या फिर लेट टिक्का स्पॉट है।
कलर देख लेते हैं। जो आपका अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें कलर आपका लाइट ब्राउन से ब्लैक रहेगा और साथ में येलो हालो होगा। येलो हालो का क्या मतलब होता है कि पीला आवरण, कि वो कैसा होगा, बाहर से पीला होगा, है ना। स्पॉट के बाहर आपका येलो हालो बना होगा, फोटोज में देखेंगे। और लेट लीफ स्पॉट में क्या होगा, ब्राउन से ब्लैक होगा, थोड़ा डार्क सा होगा और आपका ब्लैक की तरफ को टेंड करेगा, मतलब कि काला जैसा होगा। कलर ऑफ स्पॉट ऑन लीफ, लोअर लीफ सरफेस, ये तो अपर की हमने बात की कि अपर के ऊपर ऐसे सिम्टम आते हैं। लोअर की जब बात करते हैं नीचे वाले हिस्से में, तो ब्राउन कलर के आते हैं आपके अर्ली लीफ स्पॉट में और लेट में आपके ब्लैक कलर के आते हैं। चलिए यहां से हमने पढ़ा कि जो आपका अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें सर्कुलर से इरेगुलर आएंगे, लेट में आपके सर्कुलर आएंगे। जो आपका अर्ली है उसमें अपर सरफेस पे आएंगे और रैंडम आएंगे, मतलब कि कहीं कहीं आएंगे। लोअर में कैसे आएंगे, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में आएंगे। कलर कैसा होगा, अपर सरफेस के ऊपर अर्ली का लाइट ब्राउन से ब्लैक होगा और लेट का कैसा होगा, काला होगा। और अगर हम लोअर सरफेस की बात करें तो इसका एक का ब्राउन होगा और एक का ब्लैक होगा। देखते हैं सिम्टम्स। अब देखो हमने अर्ली की बात की थी तो हमने बोला कि लाइट ब्राउन कलर के सिम्टम्स होंगे, साथ में क्या होगा, सर्कुलर से इरेगुलर होंगे। तो आपको दिख रहे हैं, एक तो ये रैंडम है मतलब कि कहीं कहीं है, दूसरा सर्कुलर से इरेगुलर है, कुछ गोल है और कुछ कैसे हैं, अलग ही उनकी बाउंड्री है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि लाइट ब्राउन होंगे, तो आपको दिख रहे हैं लाइट ब्राउन से ब्लैक। और हमने चौथा क्या पढ़ा था कि येलो हालो वहां पे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पीला आवरण या फिर येलो हालो देखने में मिल रहा है ना। तो ये हमने पढ़ा था अर्ली जो आपका टिक्का था या फिर लीफ स्पॉट था। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है लेट लीफ स्पॉट या फिर टिक्का स्पॉट। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे होंगे, तो जो आपके स्पॉट्स होंगे वो ब्लैक होंगे, है ना, काले होंगे बिल्कुल, कोई उसमें येलो हालो प्रेजेंट नहीं होगा। यूजुअली कैसे होंगे, गोल गोल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में होंगे। तो वैसे ही सिम्टम हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज पढ़ी थी कि लोअर लीफ सरफेस पे होंगे और ब्लैक कलर के होंगे, तो वैसे ही इसके सिम्टम्स आपको फोटो में करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो जो आपकी टिक्का डिजीज है, सबसे पहले तो सॉइल बॉर्न है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके अवशेष होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है कि जो भी डेब्री है, जो भी अवशेष है उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। अब लगभग हमारी तीसरी चौथी क्लास है तो आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले जो हमने मैनेजमेंट करनी है उसमें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और क्या करेंगे हम, जो वॉलंटियर प्लांट्स हैं, वॉलंटियर मैंने आपको बताया था जो खुद ही सेल्फ सोन प्लांट्स हैं, खुद ही जर्मिनेट कर जाएंगे, उसको हम क्या कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे। सीड ट्रीटमेंट्स कर सकते हो, कार्बेंडाजिम के साथ में कर सकते हो, है ना, थीरम के साथ में कर सकते हो। अब बात करते हैं रेजिस्टेंट वेराइटीज की। तो जो रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं वो हैं जैसे कि अर्ली लीफ स्पॉट के लिए और लेट लीफ स्पॉट के लिए वेमना, और जो आपकी नवीन है तिरुपति 3 है वो किसके लिए है, अर्ली लीफ स्पॉट के लिए है। बाकी वेराइटीज कौन कौन सी रेजिस्टेंट है, एक है VRI3, तो ये आपकी रेजिस्टेंट वेराइटी है। एक है ICGS10, तो ये सारी आपकी रेजिस्टेंट वेराइटी है टिक्का डिजीज के लिए, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिमूव करना है इन्फेक्टेड प्लांट डेब्री को, वॉलंटियर प्लांट्स नहीं रखने हैं, वीड्स नहीं रखने हैं, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम के साथ में ट्रीट करेंगे या फिर स्प्रे कर सकते हैं मैंकोजेब को या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को। एक और रेजिस्टेंट वेराइटी यहाँ पे दी गई है ALR1, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज आपने याद रखनी है, चाहे वो नवीन है, चाहे वो तिरुपति है, चाहे वो आपकी VRI3 है, चाहे वो आपके ICGS10 है या फिर ALR1 है। तो ये सारी की सारी वेराइटी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना।
तो हमने इतने टाइम से हम रस्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको सिम्टम्स पता भी लग गए होंगे कि रस्ट के सिम्टम्स कैसे होते हैं। आपने पढ़ा है कि इसमें क्या बनते हैं, यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, है ना, जो रेड कलर के या ब्राउन कलर के पस्ट्यूल होते हैं, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होगा, जो ऊपर की सतह होगी उसको वो फाड़ के निकल जाएंगे, है ना, तो वो बर्स्ट कर देंगे उसको। और उसके बाद में जब लेट सीजन आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा है जनरली। अब चलिए यहां से सिम्टम पढ़ लेते हैं, एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। द डिजीज अटैक ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। द डिजीज इज यूजुअली फाउंड व्हेन प्लांट इज अबाउट 6 वीक्स ओल्ड, मतलब कि जब 6 हफ्ते का प्लांट होगा तब ये क्या करती है, आपकी ज्यादा अटैक करेगी। छोटे ब्राउन कलर की आपको डस्टी पस्ट्यूल्स देखने में मिलेंगे लोअर सरफेस के ऊपर। फिर क्या करेगा, वो जो उसकी स्किन है उसको ये क्या कर देगा, फाड़ के निकल जाएगा, है ना, वहां से जो त्वचा होगी, जो स्किन होगी वो फट जाएगी। उसके बाद में है corresponding to the sorae small necrotic brown spot appear on the upper surface of the leaves, कि जो ऊपर का सरफेस है वहां पे आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। जो आपके लीजन्स हैं वो आपको पिट्यूल्स पे, स्टेम्स के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। और जैसे ही एंड ऑफ द सीजन आएगा, हमने डिस्कस किया है कि टीलियोस्पोर्स बन जाते हैं, तो एंड ऑफ द सीजन में आपको टीलियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके रस्ट के सिम्टम्स हैं, है ना। और जो भी आपकी रोग ग्रसित जो भी आपकी पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, झुलसकर गिर जाएंगी। चलिए, और अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो सीड्स के ऊपर भी क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो सीड्स की मात्रा है वो कम हो जाएगी और श्रिवल सीड मिलेंगे। श्रिवल का मतलब है छोटे साइज के, है ना, जो आपके छोटे साइज के श्रिंक आपको सीड्स, जो बीज हैं, वो देखने में मिलेंगे। तो ये हमारे रस्ट के सिम्टम्स हैं। आप फोटोज में देख सकते हैं, ये आपको रस्ट के सिम्टम्स दिखाए गए हैं। चलिए मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मोनोकल्चरिंग नहीं करेंगे, है ना, जो भी आपके एक ही टाइप की क्रॉप है उसको ग्रो हम नहीं करेंगे। उसके अलावा हमने ट्राइजोल्स पढ़े थे, मैंकोजेब को यूज कर सकते हैं, है ना, क्लोरोथेलोनिल को यूज कर सकते हैं। जो इसके लिए मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है ALR1, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमने रस्ट पढ़ा है, अब है कॉलर रॉट या फिर सिडलिंग ब्लाइट या फिर क्राउन रॉट। अब ये जो आपका कॉलर रॉट है ना, इसके 3 मेजर सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। आप मुझे बताइए कौन से 3 मेजर सिम्टम्स हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताती हूँ। आप मुझे बताइए कि जो कॉलर रॉट है या फिर सिडलिंग ब्लाइट है या फिर क्राउन रॉट है, उसके लिए आपको कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। 3 मेजर सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना, कौन कौन से मिलते हैं आप बताइए। तब तक को हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या डिजीज है। फिर मैं चेक करती हूँ कि आपने क्या क्या कमेंट्स में लिखा है, कि क्या क्या आपके आंसर्स हैं, उसके बाद में आपको करेक्ट बताते हैं। तो जो कॉलर रॉट है या फिर सिडलिंग ब्लाइट है या फिर जो क्राउन रॉट है ना, तो ये किसकी वजह से होता है। सबसे पहले तो ये एस्परजिलस स्पीशीज की वजह से होता है। एस्परजिलस जो है वो एक विषैला जो पदार्थ है उसको बनाता है। कौन सा पदार्थ है वो, अफ्लाटॉक्सिन। तो ये जो आपका अफ्लाटॉक्सिन है ये एक विषैला पदार्थ है ना। कई बार आप क्या करते हो, मूंगफली खाते हो, है ना, उसमें जब आपको कड़वा सा देखने को मिलता है, जब आप टेस्ट में कड़वा सा जो मूंगफली आती है वो बेसिकली अफ्लाटॉक्सिन होता है ना। तो ये क्या है, आपका विषैला पदार्थ है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो इससे आपको पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये चीज पहली इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस के बारे में कि अफ्लाटॉक्सिन बनता है। दूसरी चीज है कि कब बनता है, तो जब स्टोर्ड कंडीशन होंगी, स्टोर्ड ग्रेन्स में ये बनेगा। जब आपने उसको हार्वेस्ट करके रख लिया है तो उस टाइम पे ये आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिम्टम्स, की सिम्टम्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, कईयों ने लिखा है सिडलिंग ब्लाइट, कईयों ने लिखा है विल्ट, और उसके बाद में कईयों ने लिखा है ब्राउन व्हाइटनेस रूट। चलिए जो 3 मेजर इसके फेजेस हैं आपको पता है, एक है प्री एमर्जेंस रॉट, कि सीड आपका एमर्ज ही नहीं करेगा और रॉटिंग हो जाएगी। दूसरा है पोस्ट एमरजेंस रॉट, कि क्या होगा, एमरजेंस हो गई, सीड निकल गया और उसके बाद में रॉटिंग हो गई।
तीसरा है क्राउन रॉट, की जो सॉइल के साथ में टच होने वाला पोर्शन है, जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ वाला पोर्शन है, उसमें रॉटिंग हो जाएगी। तो ये आपके 3 मेजर रॉट्स हैं, एक है प्री एमर्जेंस, एक है पोस्ट एमर्जेंस और एक है क्राउन रॉट। तो जो प्री एमर्जेंस रॉट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है इसमें, बेसिकली सॉइल बॉर्न डिजीज है। ये जो आपके बेसिकली सीड्स हैं, ये क्या करते हैं आपको पता है, सीडलिंग बनाएंगे, तो ये सीड्स ही सड़ जाएंगे। अगर सीड्स ही सड़ गए तो आपकी सीडलिंग भी नहीं बनेगी। तो क्या होता है, जो सीड्स हैं वहां पे आपको ग्रेइश ब्लैक कलर का मास देखने को मिलता है, माइसीलियम देखने को मिलेगा, है ना। जो आपका फंगस है, जो कवक है, वो क्या करेगा, पूरे माइसीलियम के साथ में उसको कवर कर लेगा। और क्या होगा, सीड आपका सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, है ना, पानी जैसा नरम जैसा पड़ जाएगा। तो उसकी वजह से सीड आपका जो बीज है वो सड़ जाएगा। तो ये है आपका प्री एमर्जेंस रॉट। दूसरा देखते हैं पोस्ट एमर्जेंस रॉट। पोस्ट एमर्जेंस रॉट में बेसिकली क्या होता है कि जो पैथोजन है, जैसे आपकी एमर्जिंग जो भी यंग सीडलिंग्स है, मतलब कि सीड से सीडलिंग जो निकल रही है, तो वहां पे क्या होगा, आपको ब्राउन कलर के कॉटिलेडन के ऊपर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, है ना, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, जो भी अफेक्टेड पोर्शन होगा, जो भी आपका कॉलर रीजन होगा, वो सॉफ्ट पड़ जाएगा और सड़ जाएगा। और वहां पे भी आपको फंगस की ग्रोथ देखने को मिलेगी और श्रेडिंग सिम्टम आएंगे। श्रेडिंग, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि श्रेडिंग क्या होता है कि जो एरिया होगा वो आपका बिल्कुल टूट जाएगा, है ना, तो सड़ गल जाएगा, तो वो श्रेडिंग है। उसके बाद में है तीसरा मेजर सिम्टम है क्राउन रॉट। तो क्राउन रॉट क्या है, जैसे ही आपका सीड एमर्ज होने लगा, तो आपको पता है जो सॉइल के साथ वाला पोर्शन होगा, वहां पे जो क्राउन पोर्शन है वहां पे रॉटिंग हो जाएगी, बड़े बड़े लीजन देखने को मिलेंगे सॉइल के नीचे। और उसके बाद में क्या होगा, वो विल्टिंग कॉज करेगा, आपकी जो लीव्स हैं वो क्या करेंगी, बिल्कुल मुरझा जाएंगी, है ना। तो ये जो आपका बेसिकली है, ये है क्राउन रॉट। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स। जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है, क्राउन पोर्शन है, बिल्कुल सड़ गल गया है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। पैथोजन क्या है, सीड बॉर्न है, कैसे मैनेज करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, है ना। जो भी आपका प्लांट डेब्री है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सीड को हम बेसिकली किससे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा विरिडे से ट्रीट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीड ट्रीटमेंट आप ट्राइकोडर्मा से देते हो। आपको पता है ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोग्रामा होता है। तो जो ट्राइकोग्रामा है वो आपका इंसेक्ट है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा है उसके साथ में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। सॉइल एप्लीकेशंस भी ट्राइकोडर्मा की दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास है ग्राउंड नट रोजेट, है ना, इसको हम गुच्छ रोग भी बोल देते हैं, है ना, कि गुच्छा सा बन जाता है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है कि जो अफेक्टेड प्लांट्स हैं वहां पे आपको डेंस क्लम्प, मतलब कि गुच्छा सा देखने को मिलेगा और छोटी शूट्स देखने को मिलेंगी, है ना, जहां पे छोटी छोटी लीव्स आपकी बन जाएंगी रोजेट फैशन में, है ना। जो आपके नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, उनकी लेंथ क्या हो जाती है, बेसिकली इंटरनोड्स की छोटी हो जाती है, तो आपको छोटी शूट देखने को मिलती है। प्लांट्स में क्लोरोसिस होगी, येलोइंग होगी और मोज़ैक या मॉटल के सिम्टम आपको देखने में मिलेंगे। प्लांट्स आपके छोटे रह जाएंगे और क्या है, जो आपकी थोड़े बहुत जो पेग्स हैं वो क्या करेंगे, आपके नट्स तो बनाएंगे पर सीड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब आप यहां पे देख सकते हैं इसके सिम्टम्स की, यहां पे आपको येलोइंग के सिम्टम, मोज़ैक मॉटल के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। डिजीज की ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी वायरल डिजीज है आपको उसकी ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको ट्रांसमिट करता है। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सी डिजीज किस वजह से हो रही है, कौन उसको ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये जो डिजीज है इसको कौन ट्रांसमिट करता है, एफिड्स ट्रांसमिट करते हैं। कौन सा, एफिस गॉसिपाई, है ना तो ये आपका किसी मैकेनिकल मीन से ट्रांसमिट होगा, ना सीड से होगा, ना ही पॉलन से होगा। सिर्फ ये एफिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जैसे कि एफिस क्रेसिवोरा है या फिर एफिस गॉसिपी है। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो डिजीज है हमेशा आपकी एफिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होगी। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। वायरल डिजीज में एज सच क्या है, आपको रेजिस्टेंट वेराइटीज याद रखनी है कि कौन कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, एक तो रेजिस्टेंट वेराइटीज को याद रख सकते हैं, दूसरा जो आपका वेक्टर है
उसका कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेक्टर बॉन्ड है ना, वेक्टर की वजह से जा रही है, जैसे एफिड इसको कैरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं RG1, RMP12, RMP91, KH14 9A। तो ये जो है ये आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो आपके वॉलंटियर प्लांट्स है जहाँ पे वायरस है उनको हटा देंगे, मतलब कि जो भी अवांछित जो आपके पौधे हैं, जो आपके रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, उन पौधों को हम वहां से फील्ड से जो वीड्स हैं, जो वॉलंटियर प्लांट्स हैं, बेसिकली ये इनको हटा देंगे जिनके ऊपर आपका वायरस सर्वाइव कर रहा है। क्लीन कल्टीवेशन कर सकते हैं। रोगिंग तो आपको पता ही है कि ये प्रैक्टिस तो हमने डिस्कस की ही है। और जो आपके वेक्टर्स हैं उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड, मोनोक्रोटोफॉस या फिर मिथाइल डेमेटोन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस डिजीज, है ना, कलिका उत्क्षय डिजीज। ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस की वजह से होती है। सिम्टम कब देखने में मिलते हैं, 2 से 6 हफ्तों में देखने को मिलते हैं। लीव्स के ऊपर आपको रिंग स्पॉट्स दिखाई देंगे। रिंग स्पॉट्स क्या होते हैं कि आपको इस तरह से सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में, गोल गोल रिंग की फॉर्म में स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। आगे क्या है इसमें कि जो नई लीव्स हैं वो स्मॉल होंगी, छोटी होंगी, राउंडेड होंगी, है ना, और रुगोज होंगी। रुगोज का मतलब है कि रिंकल जैसी होंगी। तो जो रुगोज है उसका मतलब है रिंकल जैसी होंगी। उसके बाद में क्या होगा, उसमें मॉटलिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी और स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और आपकी जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स के ऊपर भी आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। नेक्रोसिस आप समझते हैं डेथ ऑफ द टिश्यूज, है ना, तो डेड जो आपके एरियाज हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। प्लांट्स भी कैसे हो जाएंगे, अब आपको पता है वायरल डिजीज में मोस्टली कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, या तो मोज़ेक, मॉर्टल, स्टंटिंग, ड्वार्फिंग, रुगोसिटी, है ना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो आपके छोटे रह जाएंगे, जो लीव्स हैं वो भी उनका साइज भी छोटा रह जाएगा। अब जब एडवांस कंडीशंस होंगी, इसके बाद में क्या है, जो आपके टॉप बड है, बड्स की डेथ हो जाएगी, तभी तो बड नेक्रोसिस बोला है। जो टॉप के आपके एरियाज है उनकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए इसको बड नेक्रोसिस बोला जाता है। जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाएगी, सीड्स भी छोटे में आपको प्रोड्यूस होंगे, और जो आपके ब्लैक कलर के आपको निशान आपको टेस्टा रीजन पे सीड्स में देखने को मिलेंगे। फोटोज में आप देख सकते हैं ये रिंग स्पॉट्स हैं, है ना, आपको मॉडलिंग के पैटर्न से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। छोटी स्टंटिंग, छोटे साइज रह जा रहा है, स्टंटिंग हो रही है, और आपके टॉप बर्ड्स किल हो जा रहे हैं, इसीलिए इसको बड नेक्रोसिस बोल देते हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रांसमिशन वायरस डिजीज में कैसे होती है। तो ट्रांसमिशन होती है थ्रिप्स के थ्रू। थ्रिप्स में कौन कौन से आते हैं, थ्रिप्स पामाए, थ्रिप्स टेबिसाए, फ्रैंकिलिएला स्पीशीज। तो ये जो तीनों स्पीशीज हैं ये थ्रिप्स की ये क्या करती हैं, इनको ट्रांसमिट करती हैं। तो आपने क्या करना है इसके लिए, जैसे हमने पढ़ा है सब वायरल डिजीज के लिए कि आपने क्या करना है, रोगिंग कर देनी है ना, वॉलंटियर प्लांट्स को नहीं रखना है, और जो आपके थ्रिप्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हो, मोनोक्रोटोफॉस को यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको पता है हमने एक चीज डिस्कस की थी, दैट इज पीनट क्लम्प डिजीज, है ना, शुरू में ही मैंने बोला था। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो पीनट क्लम्प डिजीज है इसको ट्रांसमिट कौन करता है ना, इसमें भी क्या होता है, ऊपर गुच्छा सा बन जाता है, इसमें भी स्टंटिंग होती है, पर ट्रांसमिट कौन करता है ये आप मुझे बताएंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मैंने कि मेज का जो एपिडेमिक के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं था, तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। उससे पहले हम पीनट क्लम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी पीनट क्लम्प डिजीज है इसको ट्रांसमिट कौन करता है ये आप बताएंगे। चलिए, कईयों ने लिखा है एफिड, गोविंद ने एफिड लिखा है, ये गलत है। चलिए, मनराज ने भी एफिड लिखा है, कृष्ण ने व्हाइट फ्लाई, गलत है। अंकित गुप्ता ने एफिड्स। जो आपकी पीनट क्लम्प डिजीज है, आपको पता है अगर इंडियन पीनट क्लम्प डिजीज है तो ये इंडियन पीनट क्लम्प वायरस की वजह से होगी, पर ट्रांसमिट कौन करता है, कईयों ने थ्रिप्स लिखा है, कईयों ने व्हाइट फ्लाई लिखा है। आप सबके आंसर्स गलत हैं, अभी तक मुझे एक भी करेक्ट आंसर देखने को नहीं मिला है। चलिए, नरेंद्र मीना ने करेक्ट आंसर दिया है फंगस। तो ये डिजीज क्या है, हम बोलते हैं कि फंगस की वजह से होती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
जिसका नाम है पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस है उसको हम बोल देते हैं कि फंगस की वजह से हो रहा है ना। असल में ये क्या है, प्रोटोजोआ है। ऐसे हम बोल देते हैं कि ये फंगस की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, और पीडियम को भी हम बोल देते हैं फंगस की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, पर असल में प्रोटोजोआ है। इसको कैसे कंसीडर किया जाता है, फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म में। जब आप इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये आपको FLO में मिलेगा, फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म में, कि फंगस की तरह जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कंसीडर किया जाता है ना। इसलिए हम बोल देते हैं कि फंगस के थ्रू ट्रांसमिट होता है, पर असल में ये क्या है, प्रोटोजोआ है ना। तो बट अदरवाइज अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि फंगस के थ्रू कौन ट्रांसमिट हो रहा है तो आप फंगस ही लिखेंगे, पर ये आपकी नॉलेज के लिए है कि ये बेसिकली क्या है, फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म है, फंगस की तरह है, पर एक्चुअल में ये फंगस नहीं है ना। चलिए एक ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोगों के, अगर आपने कहीं के कुछ भी देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा तो वहां पे फंगस दिया होता है ना। एक ये चीज क्लियर करनी थी। दूसरी चीज, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर था मेज का, मेज में मैंने आपसे पूछा था कि जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है उसने एपिडेमिक कॉज किया था, है ना। कहां कॉज किया था, यूएस में कॉज किया था। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट के बारे में। हम मेज की अभी बात कर रहे हैं। जो हमारा कल का सेशन था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस सेशन में, है ना। तो जो आपकी डिजीज है सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, अब आप थोड़ा सा बताएंगे। मैंने कल बोला था कि आप थोड़ा सा पढ़ के आए, फिर हम डिस्कस करेंगे। जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, है ना। मैंने कल आपको थोड़ा सा बता भी दिया था कि आपको हिंट्स दे दी थी मैंने इसके लिए, सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट के लिए। थोड़ा सा आप बताएंगे, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं। आपके आंसर्स आएंगे, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल के लिए आपके लिए होमवर्क दिया गया था ताकि आप भी थोड़ा सा उसको छांटें, थोड़ा सा ढूंढें। चलिए, ये जो आपका सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, सबसे पहले आपको पता है कि हेलमिंथोस्पोरियम की वजह से होता है ना। जिसकी जो स्टेज है वो क्या है, कॉक्लियोबोलस, है ना, हिट्रोस्ट्रोफस। तो ये जो आपका कॉक्लियोबोलस है ये इसकी सेक्सुअल स्टेज है। जो हेलमिंथोस्पोरियम है ये इसकी एसेक्सुअल स्टेज है, या फिर बाइपोलैरिस मेडिस भी इसको लिखा होता है ना। कई बार इसको बाइपोलैरिस भी दिया गया था। इसकी वजह से आपका यूएस में एपिडेमिक आया था 1970 में। सबसे पहले ये डिजीज 1968 में देखने को मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ, ये डिजीज इतनी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, मोनोकल्चरिंग की वजह से बढ़ गई। मोनोकल्चरिंग की वजह से बढ़ गई। क्या हुआ कि लोगों ने टेक्सास स्टेराइल, जो आपका साइटोप्लाज्म है, जो टेक्सास मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म है उसको यूज करना शुरू कर दिया, वैसी वेराइटीज को यूज करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, इतनी ज्यादा जो आपकी वेराइटीज हैं, जो आपकी मोनोकल्चरिंग है उनकी है ना, कि एक ही टाइप की वो लगाई। तो जो रेस टी थी, इसकी 3 रेसेस हैं, रेस सी, रेस ओ और रेस टी, है ना। तो जो रेस टी थी उसने इस वेराइटी को अटैक किया, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, 1968 में थोड़े से सिम्टम देखने को मिले, शुरू में अटैक हुआ, और 1970 तक यूएस में इसकी वजह से एपिडेमिक आ गया था, है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि रेस कौन सी थी, तो रेस टी थी। वैरायटीज कौन सी थी, तो टेक्सास जो मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म है वो वैरायटीज थी। क्यों उन्होंने यूज की, ताकि उनको डी टेस्टिंग ना करनी पड़े, है ना। मोनोकल्चरिंग की वजह से आई। उसके बाद में उन्होंने जब नॉर्मल वैरायटीज की तरफ शिफ्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये डिजीज भी डिसअपियर हो गई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, है ना। तो आज हमने ग्राउंडनट को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुगर केन की डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम शुगर केन की डिजीज डिस्कस करेंगे और फिर वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, जो हमने आज डिजीज डिस्कस की हैं, जो लेट टिक का डिजीज डिस्कस की है, मैंने आपको बोला कि 6 से 8 वीक्स में आती है ना। तो कौन सी स्टेज पे ये आती है, सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो लेट टिक का डिजीज है। अब आप नेक्स्ट क्लास के लिए फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी स्टेज के ऊपर 6 से 8 वीक्स पे तो आ रही है, पर प्लांट की कौन सी स्टेज है जिसके ऊपर ये अटैक करती है। तब तक के लिए आप ये चीज पढ़ के आइए, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। चलिए ठीक है, थैंक